नमस्कार। उड़ान के मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षात्कार की श्रृंखला एक बार फिर से आगे बढ़ रही है और इस श्रृंखला में इस बार हमारे साथ हैं जय मनु। जय मनु जी अभी असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल हैं और इनके संघर्ष की जो गाथा रही है वो अपने आप में एक अलग तरह का कहानी है। कोई व्यक्ति 10 बार प्री के परीक्षा में बैठता है, फिर 9 बार मेंस की परीक्षा देता है और 4 बार इंटरव्यू पहुंचता है। अंततः 10वीं बार और कहें तो इंटरव्यू में चौथी बार एक पद को अपने लिए सिक्योर करता है, वो है जय मनु। पूरी बातचीत करेंगे जय मनु जी से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान के इस मंच पर। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका और इस उड़ान परिवार का जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, मेरी माता हाउसवाइफ हैं। हम लोग 3 भाई बहन हैं जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद मेरा भाई है, मेरी एक बहन है। मेरी शिक्षा काफ़ी जगह पे हुई है। कुछ समय मैं भिलाई में रही। उसके बाद कोंडागांव जिले में जहाँ मेरे पिताजी की पोस्टिंग रही है। मेरे पिताजी शिक्षक थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, तो कुछ समय मेरी पढ़ाई वहाँ पे हुई। कुछ समय पाटन क्षेत्र में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद फाइनली ग्रेजुएशन और मैंने पीजी किया है वो भिलाई से किया है। उसके बाद लगभग 12 वर्षों तक के मैं चिप्स में, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कार्यरत रही और वहीं से फिर मैंने अपनी पीएससी की तैयारी आरंभ की। जिस तरह से आपसे पहले बातचीत हुई है, आपने 12वीं गणित विषय से किया, फिर बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस से किया, फिर एमएससी जो है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया। एमएससी के बाद भी आप हार्डवेयर की तरफ चले गए और हार्डवेयर की पढ़ाई करने के बाद आपने हार्डवेयर की दुकान पे महीने के 1200 रुपए में काम भी शुरू किया। ये जो पूरा किस्सा है, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कैसे अलग अलग तरह की चीजें हुई हैं, कैसे ये आपकी लाइफ में बदलाव हुआ है। मेरे पिताजी एक छोटी जगह पे शिक्षक थे और हमारे घर का माहौल ही ऐसा था कि एक शिक्षा वाला माहौल था और मेरे पिताजी ये चाहते थे कि हम भाई बहन कुछ बने, कुछ करें और ख़ास तौर से लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे। लेकिन मुझे ये भी पता थी कि मेरे घर की स्थिति इतनी आर्थिक रूप से इतनी अच्छी नहीं है कि काफ़ी हायर लेवल का एजुकेशन मेरे पिताजी अफोर्ड कर सकें। लेकिन मुझे हमेशा घर में ये बोला जाता था कि आप अच्छी पढ़ाई करें, तो मैंने हमेशा मैथ्स सब्जेक्ट की ओर फोकस किया। तो 11th में मैथ्स लिया। 12th करते करते मुझे ये पता चला कि एक बीएससी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट होता है जो आज के समय में काफ़ी करियर को ग्रोथ दे सकता है। तो फिर मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया। उस समय जब मैं पीजी कर रही थी, उस टाइम पे हार्डवेयर और नेटवर्किंग का काफ़ी बूम था। तो हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया मैंने और जॉब के लिए जब भी सर्च किया तो हमेशा ये कहा जाता था कि आपको कोई अनुभव चाहिए या तो आप स्टेट से बाहर जाइए। अब मेरे पास अनुभव था नहीं, तो इसलिए मैंने एक हार्डवेयर की दुकान पे एक छोटी नौकरी से आरंभ किया ताकि मैं एक अनुभव ले सकूं और दूसरी चीज़ अपने पिता पे निर्भर ना रहूं किसी तरह के आर्थिक चीज़ों के लिए। तो वो छोटा ही सही, बट एक शुरुआत मेरी उस हार्डवेयर की दुकान से हुई। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि हार्डवेयर की दुकान में भी आपने काम किया है और 2005 में आपने एमएससी अपना पूरा कर लिया था। पहला अटेम्प्ट आपने 2011 में दिया। तो ये जो 6 साल के बाद जो गैप रहा और 6 साल के बाद आपने जो प्रशासनिक सेवा की तरफ आने का रुख किया, वो कैसे हुआ? 2005 में मैंने अपना एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट किया और बहुत छोटी छोटी जगहों पे जॉब किया। उसी समय में मुझे चिप्स में काम करने का मौका मिला। चिप्स जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का आईटी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लगभग मैंने 12 वर्षों तक के काम किया। और चिप्स में मैंने अपने आसपास बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों को देखा, उनके अधीन काम किया और उनके साथ में भी काम किया। और वहाँ जाके मैंने समझा कि मेरे लिए करियर का एक दूसरा रास्ता प्रशासनिक सेवा के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। तो 2011 पीएससी पहला जो है मैंने अपना अटैम्प्ट उस साल पे लिया था। उसके बाद निरंतर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार मैं 10 वर्षों तक के पीएससी देती रही। 2011 से आपने शुरुआत की, 2020 तक लगातार आपने प्री मेंस दिया और 4 बार इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन कभी पद नहीं मिल पा रहा था। जो 2020 में आपको पद मिला, तो एक लंबा गैप आपको हुआ। तो ये जो तो इतने लंबे वर्ष का जो अंतराल होता है, लोगों को हताशा हो जाती है। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप भी हताश हुए, लगा कि मैं असफल हो जाऊंगी?
हताशा तो बहुत बार हुई, बहुत 10 साल तक लगातार पीएससी देना और हताश ना होना तो फिर ऐसा संभव ही नहीं है। पहला मेंस मैंने अपना 2011 पीएससी में लिखा, फिर 2012 पीएससी में मैं इंटरव्यू में पहुंच गई थी और उस समय मेरा जब नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन तो सबसे ज़्यादा हताशा मुझे उस समय हुई थी, क्योंकि इंटरव्यू में पहुंचकर सिर्फ एक कदम का जो फासला था जिससे मैं चूक गई थी, तो सबसे ज़्यादा हताशा उस वर्ष हुई मुझे। उसके बाद कुछ मेरी कमियां थी, मैं अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी, जो मेरा फोकस था वो डगमगा रहा था। अंदर से इच्छा ज़रूर थी मेरी कि मैं एक पीएससी सेलेक्टेड अधिकारी बनूं, लेकिन मेरी तैयारी में कमी, मेरे फोकस में कमी, उसने मुझे पीएससी सिलेक्शन, वो सबसे बड़ा मेरा अवरोध था पीएससी सिलेक्शन में। और लेकिन एक इच्छा शक्ति थी अंदर में कि मैं पीएससी सेलेक्ट हूँ, अधिकारी बनूँ, इसलिए मैंने लगातार प्रयास करना जारी रखा। फाइनली 2017 में मैं इस उड़ान परिवार से जुड़ी और मैंने पूरा मन बना लिया कि जो भी हो, चाहे जो भी हो जाए, मुझे ये सिलेक्शन लेना है। तो 2018 पीएससी में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के रूप में। उस सिलेक्शन से मैं संतुष्ट नहीं थी, छोटी संतुष्टि इस बात की थी कि मैंने फाइनली पीएससी को क्रैक कर लिया है, लेकिन मेरा जो एम था वो क्लास 2 अधिकारी बनना था। हालांकि मैं उस वक्त फोकस कर रही थी डिप्टी कलेक्टर को, तो मैंने 2019 का भी इंटरव्यू दिया, बट मेरा 2019 वाले में सिलेक्शन नहीं हो पाया और 2020 पीएससी में फाइनली सिलेक्शन मिला। मैं डिप्टी कलेक्टर से चूक गई, लेकिन क्लास 2 पोस्ट मुझे मिला और फिलहाल मैं इस पोस्ट में काफ़ी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया पीएससी की तैयारी को। अभी आपने कुछ कमियों की बात की जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, उन कमियों को किस तरह से दूर किया आपने? जब मैंने ये तैयारी आरंभ की थी तब मुझे पीएससी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मुझे मार्केट में जो किताबें मिलती थी, जो भी पीएससी के बारे में होती थी, लगभग हर कोचिंग संस्थान की किताबें मेरे पास में थी। लगभग हर राइटर जिसका नाम चलता था पेपर में या किसी सीनियर्स के द्वारा या सेलेक्टेड के द्वारा, मैं वो हर किताब खरीद लेती थी और मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक था, तो मैं सारी किताबें छान मारती थी। और पीएससी सिलेक्शन के लिए ये बहुत गलत प्रक्रिया है। आप निश्चित आप सेलेक्टेड ऑथर्स की बुक पढ़ें, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं तो वो एक आपको जो एक रूट, एक रास्ता बताते हैं, उस रास्ते को फॉलो करें, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के लिए अलग अलग रास्ता होता है। तो आप अगर अलग अलग 10 तरह के रास्ते का चुनाव करते हैं तो वो आपके एक सफलता की प्रक्रिया में बाधक बनता है। तो बहुत बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने 10 तरह की किताबें रखी, उसमें पढ़ाई की। शुरू में मुझे ये लगता था कि नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ लो और वो चीज़ें हो जाती। तो मैं शुरुआत के 2-3 सालों में मैंने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया। शुरुआत के 2-3 सालों में मैं कभी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लेती थी। मैं उड़ान में शुरू में टेस्ट सीरीज लेके पूरे पैसे पे करके भी मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया। और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत घातक रही। ये चीज़ें मुझे 2017 के बाद में समझ में आया फाइनली कि पढ़ाई में टेस्ट सीरीज लगाना, किसी सीनियर से जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है या जिसको इन सब चीज़ों का नॉलेज है, उससे नियमित गाइडेंस लेते रहना, नोट्स बनाना, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। और जब मैंने इसको इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया तब जाके मेरे सफलता का रास्ता खुलने लगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब 2012 पीएससी में गुड लक बोलना चाहिए कि मैं इंटरव्यू में पहुंच गई थी, तो एक थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे में, या घमंड बोलना चाहिए कि अरे मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, एक बार मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई हूँ, तो अब मुझे शायद ज़्यादा नोट्स की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, मैं सेल्फ सब कुछ कर सकती हूँ। उस चीज़ ने मुझे डुबाया। तो मेरी असफलताओं के पीछे बहुत सारे कारण थी। पढ़ने में अच्छी थी मैं, मेहनती थी, लेकिन तरीका बहुत गलत था, जिस वजह से मैं सफल नहीं हो पा रही थी। तो ये सही तरीका जब आपने अपनाया, वो पूरी रणनीति किस तरह की रही? सबसे पहले तो मैंने ये फोकस किया कि मुझे कौन सा पोस्ट लेना है। तो मुझे था कि मुझे क्लास 2 पोस्ट लेना है। क्लास 2 पोस्ट लेने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देखते हैं अपने पीएससी का। पीएससी के सिलेबस में प्री, मेंस और इंटरव्यू का पार्ट अलग अलग किया। प्री के लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, तो पुराने पेपर सॉल्व करना शुरू किया। मेंस के लिए पुराने पेपर सॉल्व करना शुरू किया। इस कोचिंग में जुड़ी जो सेलेक्टेड थे उनसे पूछा कि एग्ज़ाम के
हॉल का जो दबाव है वो कैसे उसको कैसे हम मेंटेन करेंगे। तो वो जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं और जो 1 घंटे का या 2 घंटे का यहाँ टाइम शेड्यूल चलता है, तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमें पता होता है उसके बावजूद भी हम गलत मार्किंग करके आते हैं, हमें पता होता है उसके बावजूद भी हम गलत लिख के आते हैं। तो उस दबाव को मैंने यहाँ पे झेलना सीखा। तो निरंतर प्रयास, और दूसरी चीज ये भी बहुत जरूरी है कि बार बार की प्रैक्टिस। जब तक हम ये चीजें नहीं करते हैं तब तक के पीएससी में सफलता हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी रहती है। आपने कई बार कोचिंग का जिक्र किया है, क्या लगता है कि अगर सिलेक्शन आपको लेना है या सफल होना है तो कोचिंग कितना आवश्यक है, या कोचिंग जैसे संस्थान किस तरह से मदद कर सकते हैं? कोचिंग जैसे संस्थान मेरे जैसे लोगों के लिए, जो किसी सेलेक्टेड प्रशासनिक अधिकारी को बहुत करीब से नहीं जानते हैं, जिनसे जुड़े नहीं हैं या डायरेक्ट गाइडेंस नहीं ले सकते, उनके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बगैर सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन जिनको गाइडेंस मिलता है डायरेक्टली वो सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिलता, हम यहाँ पे आके सीखते हैं कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, हमें अपने कमियों को कैसे दूर करना है, हमें अपने पॉजिटिव चीज़ों पे किस तरह फोकस करना है, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें हम कोचिंग के माध्यम से सीखते हैं। तो मैं तो अपना पूरा श्रेय देती हूँ कि मुझे कोचिंग संस्थाओं ने बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। जय जी, आप हाल ही में सेलेक्ट हुई हैं, तो प्री भी आपने दिलाया, मेंस भी दिलाया, इंटरव्यू भी दिलाया। हम तीनों चरणों का अगर आपसे कुछ टिप्स जानना चाहें कि प्री की तैयारी कैसे की जाए, मेंस की तैयारी किस तरह से अलग से की जाए, और इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जाए? देखिए, प्री और मेंस से देखा जाए तो उनकी तैयारी लगभग एक साथ आरंभ कर दी जानी चाहिए। हालांकि मेंस का कुछ सिलेबस ऐसा है, कुछ ऐसा पोर्शन है जो प्री में नहीं होता है, लेकिन आज के समय में प्रीलिम्स के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे सीधे मेंस के कुछ विशेष टॉपिक से भी उठ के आते हैं, जैसे दर्शन से या समाज शास्त्र से। तैयारी दोनों की एक साथ आरंभ करनी चाहिए। प्री के लिए हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे तैयारी करते रहें, मेंस पे क्वेश्चन लिखकर देखते रहें। नोटिफिकेशन आने के बाद, जैसे जो मेरी रणनीति रहती थी, 26 नवंबर को हमारा नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद से लेके प्री के एग्ज़ाम तक के मैं पिछले 5 साल या 10 साल के पेपर सॉल्व करती थी, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करती थी। इस अवधि में मेरा मेंस की तैयारी जो है वो मैं ड्रॉप कर देती थी। प्री के एग्ज़ाम के जस्ट ख़त्म होने के 2-3-4 दिनों के बाद में फिर मेंस की तैयारी, थ्योरी भी पढ़ना और पुराने 7-8 सालों या 10 सालों का पेपर सॉल्व करते जाना, और किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ के, वो चाहे कोई भी हो जो आपको अच्छा लगता हो, वहाँ पे जो मेंस के टेस्ट सीरीज होते हैं वो आप लगाएं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब अपना पेपर सबमिट करते हैं और सामने वाला चेक करता है तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। और आपके साथ साथ और बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं जिनको आपसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बेहतर लिखा है कि उन्हें आपसे ज़्यादा नंबर मिला है। तो ये हो गई प्री और मेंस की बात। और रहा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए जो मेंस के रिजल्ट आने के बाद लगभग 1-1.5 माह का गैप होता है, तो अगर आप सही से तैयारी करें तो मुझे लगता है कि वो समय पर्याप्त है। उस टाइम आप अपने बायोडाटा के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, अगर आप कहीं नौकरी में हैं तो उसके बारे में, करंट अफेयर्स, वो सब की तैयारी कर सकते हैं। बोलने की प्रैक्टिस, जैसे मैंने किया कि बहुत बार मैंने मिरर के सामने बैठ के बोलने की प्रैक्टिस की है, बहुत बार रिकॉर्ड किया है कि मैं किसी शब्दों को बार बार दोहराती तो नहीं हूँ, या फिर कहीं मेरी आवाज़ कहीं बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती, कहीं धीमी हो जाती, कहीं स्पीड हो जाती, तो वो मैंने रिकॉर्ड करके सुधारा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जिनका इंटरव्यू, रिकॉर्डेड इंटरव्यू यूट्यूब पे डाला जाता है। और उसके अलावा कोचिंग संस्थाओं में मैंने अपना इंटरव्यू दिया, कई जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया है, और बहुत सारी गलतियां मैंने जो हमारा मॉक इंटरव्यू है उससे मैंने सुधारी है कि डोर कैसे खोलना है, आपको बैठना कैसे है, किस एंगल में बैठना है, आई कांटेक्ट जो है वो हमें कैसे रखना है, वॉइस कैसी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें सुधारी है। और आप मेरा 2019 के इंटरव्यू का मार्क्स देखेंगे और 2020 के इंटरव्यू का मार्क्स देखेंगे तो दोनों में 50 नंबर का लगभग अंतर है। और वही मैंने आपको बताया कि 2018 में मैंने मतलब इंटरव्यू में ठीक मार्क्स लिए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया था, और 2019 में भी मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है मैं खुद से तैयारी कर लूँगी। और कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे तो मुझे लगा कि ठीक है एक इंटरव्यू तो दे लिया है मैंने, खुद से तैयारी कर लूँगी। 58 मार्क्स मिले थे मुझे।
और उसी ने ही मुझे गिरा दिया पूरी तरह से। और जैसे ही 2001 महीने के बाद में 2020 का इंटरव्यू हुआ और मैंने कम से कम 5-6 संस्थानों में इंटरव्यू दिया और अपनी सारी गलतियां सुधारी और 2020 में के इंटरव्यू ने मुझे फाइनली सिलेक्शन दिला दिया। 2012 में इंटरव्यू दिया, 2018, 2019, 2020, जी 4 बार के आपके इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है, जी। वहाँ पे जब किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे, कोई ऐसा सवाल जिसने आपको रुला दिया हो या कोई ऐसा सवाल जिसने आपको हंसने पे या आपको गुदगुदा दिया हो, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस जो रहे हों, आप कुछ शेयर करना चाहें? जो मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था वो मैं बता रही हूँ। 2019 वाला जो इंटरव्यू था उसमें जाते ही पहला क्वेश्चन पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं। तो मैंने कहा कि सर मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो बोले क्यों बनना चाहती हैं? तो अब जो मेरा रटा रटाया जवाब था, जो हम तैयारी करके जाते हैं कि सर प्रशासनिक सेवा का सबसे उत्कृष्ट पद है और मुझे यहाँ प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। तो बोले कि क्यों अभी नहीं मिल रहा है क्या? अभी जिस सेवा में हो क्या वो प्रशासन का अंग नहीं है? मतलब उस क्वेश्चन ने मुझे रुला दिया, यानी मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाई। तो एक मतलब अफसोस भी होता है मुझे कि शायद मैं बहुत तैयार नहीं थी, या कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू बोर्ड का तरीका होता है कि आपके दबाव को जांचना कि ये दबाव में कैसा जवाब दे पाते हैं। और तो मेरा सबसे इंटरव्यू का सबसे अच्छा अनुभव 2012 पीएससी का था। उस टाइम जोशी सर हमारे चेयरपर्सन थे, जो बाद में यूपीएससी के भी चेयरपर्सन बने। तो उस बोर्ड में कुछ इस तरह के प्रश्न थे जो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा डायमेंशन थे उस बोर्ड में। तो वो एक अच्छा अनुभव रहा। बड़े पहली बार मैं इस तरह के बड़े अधिकारियों को डायरेक्ट फेस कर रही थी, डायरेक्ट उनको जवाब दे रही थी। तो अच्छी फीलिंग जो थी वो 2012 पीएससी की थी मेरी। तो ये तो रही पूरी परीक्षा की बात, लेकिन जब हम जय मनु की बात करते हैं, जय मनु ने अलग अलग तरह के डायमेंशंस देखे अपने लाइफ में, अलग अलग तरह की चीज़ें देखी हैं। तो पहले का जो जीवन रहा है और अब एक अधिकारी का जीवन है, कितना बदलाव खुद में महसूस करती हैं आप? अधिकारी का बनने के बाद लोगों के देखने के नज़रिए में थोड़ा बदलाव तो आ जाता है, सम्मान मिलता है, बहुत खुशी होती है इस बात से। पर इस सिलेक्शन से पहले जो चीज़ें मुझे मिली वो थे लोग। जब मैं फेलियर थी, जब मेरा कोई मुकाम नहीं था और मैं बार बार फेल हो रही थी, लगातार संघर्षों में लगी हुई थी, तो मुझे जीवन में बहुत अच्छे लोग मिले जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया, हमेशा साथ दिया और ये उम्मीद मुझे दिखाई कि मैं सफल हो सकती हूँ। जिसमें मेरी फैमिली थी, मुझे फैमिली का महत्व पता चला कि मेरा जो परिवार है मेरे इस दौर में भी मेरे साथ खड़ा है। कुछ बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मार्गदर्शक, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे मेरे कलीग के रूप में हो, या किसी और भी तरह से जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग मुझे मिले। तो ओवरऑल देखा जाए तो पुराना अनुभव ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि अधिकारी बनने के बाद भी आपकी चुनौतियाँ बनी रहेंगी और ऐसे ही लोग आपका संबल बने रहेंगे। तो खुश हूँ, इस जीवन को भी एंजॉय करूँगी। अच्छा, एक जो बात कही जाती है, मतलब अधिकतर युवाओं को ये लगता है कि जब वो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत चुनौती का दौर है, उसके बाद एक बार अधिकारी बन गए फिर तो आराम ही है और सिर्फ एक कमाई है। लेकिन अधिकारी बनने के बाद की जो चुनौतियां हैं, वो जो एक्सपीरियंस आपका अभी तक का है, वो जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियां अधिकारियों को फेस करनी पड़ती हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है कि अधिकारी बनने के बाद लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, तो मैं उनका ये भ्रम तोड़ना चाहूँगी कि अधिकारी बनने के बाद लाइफ स्मूथ नहीं होती है। आपके जीवन में बहुत नए तरह की चुनौती आती है। पहले आप सिर्फ आपकी चुनौती जो थी सिर्फ पीएससी को लेके या किसी नौकरी को लेके थी कि आप बस उस चुनौती को पार करें। लेकिन अभी आपके ऊपर एक प्रशासनिक दबाव रहता है, बहुत सारे शासन के नीति निर्देश रहते हैं जिनको आपको पालन करना होता है। अगर आप चूकते हैं उसमें तो पूरी जवाबदारी आपके कंधों पे आती है। आपके ऊपर राजनीतिक दबाव रहता है क्योंकि आपको प्रशासन और राजनीति में संतुलन साध कर काम करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस परिस्थिति में हैं वो आपके अनुकूल नहीं है, आपकी विचारधारा, आपके मनोभाव कुछ और है, वो परिस्थिति कुछ और है। अब आपको वहाँ पर संतुलन साधना है, आप वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त कुछ आपका मोटिव रहता है इस प्रशासन में आने का,
कुछ जन सेवा के लिए आते हैं, कुछ सम्मान के लिए आते हैं और कुछ और भी चीज़ों के लिए आते होंगे। अगर उन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाती है तब भी आपका मन व्यथित रहता है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है, जो आपके पुराने संबंध हैं आपको उनको भी लेके चलना है। जो नए संबंध जुड़ रहे हैं, चाहे वो राजनीति या प्रशासन या किसी भी और तरह से, आपको उनको भी संतुलित करते हुए चलना है। तो नौकरी लगने के बाद बहुत नई चुनौतियाँ रहेंगी और आपको उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा मैम, हर किसी के को जीवन जीने का एक तरीका होता है। जय मनु की बात करें तो जय मनु के जीवन जीने का तरीका क्या है? लाइफ को जीने का फंडा क्या है आपका? मुझे तो लगता है कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए जिसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हो। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके अदर रिलेशंस, आपका प्रशासन में आपका योगदान, आपके सेल्फ हॉबीज़, उसके अलावा जिस मोटिव से आप प्रशासन में आए हैं। जैसे मैं प्रशासन में आई थी कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे सम्मान चाहिए। मैं चाहती थी कि मेरे माध्यम से लोग मेरे परिवार को जाने, उनका सम्मान करें और जो वंचित वर्ग है कहीं से मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि चाहे अनचाहे मुझे ऐसे पद में मुझे डाला है जो वंचित वर्ग से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो मुझे कुछ बेहतर उनके लिए करने का मौका मिलेगा। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं एक पद में आ गई हूँ, तो ये पद जो है वो मेरे लिए एक पड़ाव है। मैं भी जीवन में मैंने बहुत सारे अपने लिए छोटे-छोटे टारगेट सेट करके रखे हैं और मुझे लगता है कि जब मैं उन टारगेट्स को पार करते हुए चलूँगी, तब जाके इस जीवन को पूरी तरह से जी पाऊँगी। उन टारगेट्स पे अगर हम बात करें, क्या ऐसे छोटे और टारगेट्स हैं आपके, अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, जैसे मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ। एक मेरी इच्छा है कि मैं ऐसी एक लाइब्रेरी बनाऊँ जिसमें बहुत सारे विविध विषय की किताबें रखूँ और पढूँ। मुझे म्यूज़िक सीखने का शौक है, वो मैंने अभी स्टार्ट किया है, पर अब देखते हैं कितना समय मिल पाता है। उसके अलावा कुछ सोशल सर्विस में और इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, बट वो उसके लिए थोड़ा समय है। जब मैं कुछ अपने प्रशासनिक सेवा से शायद थोड़ा निवृत्त हो पाऊँ, तो उसमें मैं समय दे पाऊँगी। फैमिली को अच्छा समय देना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। हो सकता है कि उन चीज़ों पे उस जगह पे पहुँच जाऊँ तो मैं उन्हें बताऊँ। मैम, बिल्कुल आखिरी चरण में हैं हम, और इस आखिरी चरण में मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर किसी के जीवन में एक सक्सेस मंत्रास होते हैं कुछ। जी। आपने भी अपने जो एम को अचीव किया है, या ये कहें कि एक लक्ष्य तक आप पहुँचे हैं, तो उसको अचीव करने के लिए कुछ सक्सेस मंत्रास को अपने उसका पालन किया होगा। क्या वो, अगर 5 पॉइंट्स में हम जानना चाहें, क्या सक्सेस मंत्रास हैं? सबसे पहले तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? इस जीवन में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? ये डिसाइड कर लें। दूसरा, उसके अलावा ईमानदारी की नीति अपनाएं, अपने लिए कम से कम। अपने आप से अगर चीटिंग करेंगे तो कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात, कभी अपने रिश्तों को ना छोड़ें। वो रिश्ते पारिवारिक भी हो सकते हैं, दोस्तों से भी हो सकते हैं, क्योंकि वही आपके जीवन में संबल बनते हैं जब आप ढलान पे होते हैं। इसके अलावा हर परिस्थिति का मुकाबला करें। भागने वाले जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। चाहे जो भी चैलेंज आ जाए, आप उसका डटकर मुकाबला करेंगे तो सफल हो ही जाएंगे। फिलहाल तो इतना ही है। तो ये थी हमारे साथ जय मनु जी, जो फिलहाल असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल के तौर पे कार्यरत हैं। और एक इनकी जो कहानी रही है, मुझे लगता है कि जो भी युवा, जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इनके जीवन से वो प्रेरित होंगे, और वो भी अगर कुछ सीख पाते हैं इस कहानी से, तो हमें भी खुशी होगी। मुझे लगता है ये मैम के लिए भी एक अचीवमेंट होगा, और जो युवा हैं वो अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। मैम, आप आज हमारे बीच रहे, एक पूरी बातचीत आपसे हुई है। मैं उड़ान परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का शुक्रिया।